हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द साइंस क्लास। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लिया था कि कैसे करते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज के वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्स के एटम के सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट किससे बने हुए होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से। और एटम्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जो एक डिस्क्रीट सेल्स होती हैं उसमें होते हैं। ठीक है, तो उसी एटम की बात हो रही है कि एटम की जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है वही क्या कहलाती है? वैलेंस सेल कहलाती है। तो उसी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी शेल, ये हो गई आपकी सबसे बाहर वाली कक्षा, यानी ये क्या कहलाएगी? आउटर मोस्ट सेल। इसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। और इसी में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के चारों ओर सबसे बाहर वाले सेल क्या कहलाती है? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पाए जाते हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है? इनके पाए जाने का महत्व क्या है? तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि वैलेंस सेल्स में पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, रासायनिक गुण, किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, फिर सेकंड क्या है? सेकंड है कि जितने भी वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या बताते हैं? उस एलिमेंट की वैलेंसी शो करते हैं कि उस एलिमेंट्स के या एटम की वैलेंसी क्या है। और उसी वैलेंसी के थ्रू वो दूसरे एटम से क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के कंबाइन करने की कैपेसिटी को भी शो करता है। ठीक है, तो सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइन कैपेसिटी और द वैलेंस ऑफ द एटम और द वैलेंसी ऑफ द एटम। मीन्स कहने का मतलब है यही जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पाए जा रहे हैं वो किसी भी एटम की वैलेंसी शो करते हैं, या फिर वो एटम किसी दूसरे एटम से कैसे कंबाइन हो सकता है, इसके लिए ये क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? किसी भी एटम के वैलेंस सेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, तो एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे अगर उनकी आउटर मोस्ट सेल में एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट या एल्केली मेटल्स की बात करते हैं, जैसे ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3,
11 एंड इसका ना है क्या 19, तो इसका क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन 2 and 1। ठीक, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 8 and 1, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 8 और 1। मीन्स तीनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी वो भी सेम होगी। और अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है, ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, हमने क्या बात की थी कि वाई डू एटम कंबाइन क्यों होते हैं। तो हमने बताया था वहीं पे कि एटम अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, स्थायित्व को पाने के लिए कंबाइन होते हैं। ठीक है, कि हमको स्थायित्व मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, इसलिए एटम्स कंबाइन होते हैं। तो उनके कंबाइन होने की वहाँ पे क्या थी, कंडीशंस थी कि एटम्स की आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। ऐसा करके वो क्या होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात क्या करेंगे कि जो एटम होता है वो शेयर करके, गेन करके या डोनेट करके स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्यों शेयर करता है, क्यों कंबाइन क्यों करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। मतलब ऑक्टेट कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट सेल्स में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर केवल उस एटम में के सेल है, केवल के सेल है, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो उसका डुप्लेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तब वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसी ऑक्टेट और डुप्लेट को, इन केस ऑफ के सेल डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, देता है, या गेन करता है, या फिर शेयर करता है। ठीक है, इसी ऑक्टेट को, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन, गेन और शेयरिंग होती है, और तब जाकर के कोई भी एटम एक स्थायित्व को प्राप्त करता है या स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो अपन क्या बात कर रहे थे अभी कि वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या लूज क्यों करता है, गेन क्यों करता है, शेयर क्यों करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो ये 3 तरीके से स्टेबल होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, गेन करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ठीक, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सोडियम की। हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इसके पास क्या हो गया, 2, और ये क्या हो गया, 2 8 और 1, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, स्टेबिलिटी लेना है। अब बोला क्या जा रहा है, स्टेबल कब होगा एटम, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन उसके पाए जाएंगे, तब वो कंप्लीट होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 कंडीशन आ गई है। क्या, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजी क्या लग रहा है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबिलिटी पाएगा वो ज़्यादा सरल है, या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले, वो सरल है। तो यहाँ पे इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है।
ठीक है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अधिक स्थायी अवस्था कौन सी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। मीन्स सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का क्या है, 12 है, तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 2। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, या 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज कर दे। तो क्या इजी रहेगा आपके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मीन्स मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कार्बन की। कार्बन कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 और 4। ठीक है। अब कार्बन की डिटेल बात तो अपन 11, 12 में या 10th में होगा आपके, उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ये ले ले, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ये लूज कर दे। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयरिंग। आपको यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है, लेना देना नहीं। 9th स्टैंडर्ड में आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके अपना इलेक्ट्रॉन क्या, अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो क्या लिखेंगे, 4, 2 एंड 5। अब ये क्या करे, या तो ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, है ना, तो 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट में आ जाए। डुप्लेट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक, या इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स फुल रहेंगे, और इसका जो डुप्लेट होगा वो कंप्लीट रहेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये गेन करता है, ले लेता है, और अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। मीन्स ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्टेट कंप्लीट किया, मीन्स गेन किया। ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। ठीक है, नहीं 9 है ना, तो 9 में क्या होगा, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन का 7 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। इसी तरह से बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको देखिएगा, करिएगा कि कोई भी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे, तब जाके वो स्टेबल होंगे। तो अब यहाँ से अब एक टर्म निकल के आ रहा है, क्या, वैलेंसी। ठीक है। तो कोई भी किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के थ्रू द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है, गेन किया जाता है, या शेयर किया जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है, गेन किया जाता है, या शेयर किया जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। जैसे सोडियम ने अपना स्टेबिलिटी कैसे मिली, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मिली। ठीक है। फिर मैग्नीशियम को कैसे मिली स्टेबिलिटी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मिली। ठीक। एल्यूमिनियम को कैसे मिलती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मिल रही है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके मिल रही है। सेम नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके मिल रही है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका हो गया 11, 12,
13, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अभी हम लोगों ने इससे पहले ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को कोई सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और स्टेबल हो रहा है। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि वैलेंसी क्या कहलाती है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के एटम्स के द्वारा, किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के द्वारा आउटर मोस्ट सेल से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1 हो गई। ठीक है, ये होती है वैलेंसी। अब वैलेंसी को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि वैलेंसी को हम डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, अभी तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमको समझ में आ गया कि ये उसकी जितने लिए उसकी वैलेंसी हो गई। लेकिन अगर कैलकुलेशन की बात करें कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वही उसकी वैलेंसी भी कहलाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन valence cell is equal to valency of element। ठीक है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 नंबर तक जितने भी इतने अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे अगर अपन लेते हैं हाइड्रोजन की, तो परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप सॉरी सोडियम की बात करते हैं, 2 8 और 1। ठीक है, कितने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। बात करते हैं अपन सोडियम की। सोडियम का कितना था, 2 8 और 1। तो ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कैसे करना है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी वैलेंसी। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, मीन्स सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्या है, 2 8 और 2, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, मीन्स वैलेंसी कितनी हो गई, 2। एल्यूमिनियम का कितना हो गया, ये 12 है, ये 11 है और ये 13 है, 2 8 और 3। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मीन्स वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब कार्बन की बात करिए, तो 2 और 2 and 4, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, मीन्स वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये कैलकुलेशन का एक तरीका है कि जितने अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये नंबर्स अगर वैलेंस सेल्स में इतने नंबर्स के इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि अगर 5 6 7, सेकेंड क्या है कैलकुलेशन का तरीका कि अगर वैलेंस सेल में 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 8 में क्या करना है, माइनस कर देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, 5 6 7 में से अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको 8 में से उस नंबर को माइनस कर देना है, जो भी आता है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड तरीका। और थर्ड है अगर ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अगर अपन बात कर लेते हैं नियॉन की, तो ये इसका क्या होता है, 2 और 8, मतलब वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। ठीक है, और ये नोबल गैसेस में होता है, नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स वैलेंस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनकी वैलेंसी क्या कहलाएगी,
0 कहलाएगी। ठीक है, तो ये वैलेंसी कैलकुलेट करने का तरीका है कि अगर वैलेंस सेल में 1 2 3 4 1 2 3 4 में से इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है वही उसकी वैलेंसी कहलाई। दूसरा, अगर 5 6 7 में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 में माइनस कर देना है 5 6 7 जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो आएगा वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। और अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो अपन ने क्या जान लिया कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक, अब अपन बात करते हैं मास नंबर की। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? मास नंबर। मास नंबर अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर की कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट्स के एटम में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एलिमेंट्स के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें एलिमेंट का जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हम ना के बराबर मानते हैं, मतलब नेलिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेलिजिबल होता है। ठीक है, तो अपन बात कहाँ पे अटकी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक, तो किसी भी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो क्यों बार बार हम इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना बोल करके क्यों ना हम इसको क्या बोले? न्यूक्लियॉन। तो मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपन साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो मैटर नहीं करता कि मास क्या है, इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं करता। तो किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो उसका मास नंबर होते हैं। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या है? एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? मास नंबर। मतलब किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है का जो टोटल होता है वही उसका क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मास नंबर। अब अपन बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। रिलेशनशिप बिटवीन atomic mass and atomic number। अब इनमें रिलेशन क्या है? हाँ, एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे अपन? जेड से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो हमें पता है कि मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर, अभी अपन ने पढ़ा ना, मास नंबर बराबर होता है, मास नंबर बराबर हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को अपन? ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एटम में, प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाती है। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन यहाँ जेड लिख सकते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन को अपन यही लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखिए या डायरेक्ट एन लिख दीजिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया कि मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ पे
जो भी गिवन रहेगा उसको लेकर के अपन जो गिवन नहीं रहेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ए कैलकुलेट करना है अपन को तो ये दोनों वैल्यू अगर गिवन है तो ए मिल जाएगा, अगर ये गिवन है तो अपन ए माइनस जेड कर देंगे। तो अगर ये निकालना है हमें तो ए माइनस जेड कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में। ठीक है, तो मास नंबर बराबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आता है, एटॉमिक नंबर। तो अपन एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स। हाउ टू रिप्रेजेंट द symbol of an element। ठीक, तो सपोज करिए कि x कोई एलिमेंट है। ठीक है, सपोज करिए कि x कोई एलिमेंट है। अल्फ़ाबेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, a से, और फिनिश कहाँ होता है, z पे, a to z। तो ठीक है, तो अपन a यहाँ पे लिखेंगे और z यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ को गया। ठीक है, तो माना ये कोई, सपोज करिए ये कोई एलिमेंट है, तो ये अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और एटॉमिक नंबर कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये एक याद करने का बताई हूँ कि अल्फ़ाबेट ए टू जी होता है, ए से स्टार्ट होता है, जी तक चलता है। तो अपन ए यहाँ पे लिख देंगे, जी यहाँ पे लिख देंगे, तो ये ए टू जी आ गया। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, एटॉमिक मास है या मास नंबर है, एटॉमिक मास, और जी क्या है, एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है। जैसे अपन ले लिए कार्बन। ठीक है, कार्बन में कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर कितना, 6, एंड प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, और एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आइसोटोप्स। या समस्थानिक। क्या होते हैं आइसोटोप्स, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, एटम्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, कोई भी क्या होता है कि किसी भी सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, इनके जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉमिक नंबर इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एटम्स, किसी भी सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो तो सेम होंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। वही क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास के डिफरेंट होने का कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है कि एटॉमिक मास डिफरेंट क्या होता है, वो हैं न्यूट्रॉन्स। कैसे हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई ए और बी ये एलिमेंट है। ठीक है, सेम इनके जो एटम्स हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास है, अभी मानते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है वो, देखो एटॉमिक नंबर है माना 11। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास क्या है, इसका 20 है और इसका 22 है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी,
ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जितना उसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, प्रोटॉन 11 होंगे, 11 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ठीक है, A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो यहाँ से अपन न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस जेड, ठीक है, A माइनस जेड। तो अपन क्या करेंगे, 20 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 22 माइनस 11 कितना, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9, ये हो गया 11 और ये हो गया 9, ठीक है। ये 20 माइनस 11 हो गया 9 और 22 माइनस 11 हो गया 11। मीन्स यहाँ डिफर क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हैं, डिफरेंट हैं। मीन्स ए में न्यूट्रॉन्स की संख्या 9 है और बी में कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे मेन रीज़न पता चल गया कि आइसोटोप्स में जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब चलिए बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन्स की। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, एंड इसका जो मास होता है वो 35 हुआ और इसका क्या हो गया 37 है। तो इसमें Z कितना है 17, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 17, एटॉमिक मास कितना है 35, इसका कितना है 37, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 17, इसमें कितने हुए 17, प्रोटॉन कितने हुए 17 और 17, बट न्यूट्रॉन कितने हुए 35 माइनस 17 एंड 35 माइनस 37, ठीक है, 35 माइनस 17 तो न्यूट्रॉन आ जाएगा और 37 माइनस 17 तो ये न्यूट्रॉन्स आ गया। यानी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे, ठीक, आइसोटोप्स कहलाए। और एटॉमिक मास कैसे निकलता है, अपन को एटॉमिक मास निकालना है तो देखिए एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी, जो उनका सम होगा वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आइसोटोप्स में एटॉमिक मास के डिफरेंट होने का रीज़न क्या है, न्यूट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस वजह से क्या कहते हैं, इनके जो मास होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो इसके थ्रू आप न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल लिए। तो इसमें कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए 18, ठीक है, और इसमें कितने हो गए 20, ठीक। सेम यही कंडीशन सब में होती है। हाइड्रोजन का आप लोग निकालिएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन 1 1 1, न्यूट्रॉन कितने 0, और इसमें कितने हो जाएंगे 1 और इसमें कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आप लोग इसको निकालिएगा और आपके उसमें टेबल बनी हुई है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने की, तो उसको आप लर्न करिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो इनका क्या, प्रोटॉन्स भी सेम हुए,
क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुआ मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुआ तो मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की, या एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है, जब एटॉमिक मास को डेसिमल में शो किया जाता है, डेसिमल में शो किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। जैसे किसी भी एलिमेंट्स में एटम्स हैं, ठीक है, तो इनका सबका जो एटॉमिक मास है, किसी का हो गया 37 है, इसका 35 है, मान लो क्लोरीन का एग्जांपल ले लिए। ठीक है, एटॉमिक मास ऐसा है, तो ऐसा क्यों ना करें कि बीच का कोई रास्ता निकालें कि वो एक डेफिनेट एटॉमिक मास उसका हो जाए। जैसे कि अपन क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक, तो एवरेज एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। ठीक है, कि कौन सा आइसोटोप नेचर में ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्लोरीन 17 के दो आइसोटोप हो गए, 35 एंड 37, तो कौन सा आइसोटोप नेचर में ज़्यादा पाया जाता है उस हिसाब से हम बताते हैं कि उसको क्या प्राथमिकता दी जाती है कि ये वाला आइसोटोप, ये एटॉमिक मास जो होगा यही कंफर्म होगा, फ्रैक्शनल बीच का निकाला जाता है, यही एटॉमिक मास इस एलिमेंट का होगा। ठीक है, तो नेचर में जो ज़्यादा पाया जा रहा है वही होगा। तो इसको अपन एक फॉर्मूला के थ्रू ले सकते हैं कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज इक्वल टू, जैसे 75% जो क्लोरीन 35 होता है, ये नेचर में 75% पाया जाता है, जबकि क्लोरीन 37 जो होता है वो नेचर में केवल 25% ही पाया जाता है। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में अपन रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75% ऑफ 35 क्लोरीन प्लस 25% of 37 chlorine means 75/100 into 35 plus 25/100 into 37। तो आपका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आएगा 35.5, जो कि इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो जाएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, 35.5। क्यों, नेचर में पाए जाने वाले परसेंटेज बेस पे अपन फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या करें, कैलकुलेट किए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, नहीं, आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे कि आपका हो गया कोबाल्ट का कहाँ यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, आयोडीन गाइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और यूरेनियम जो होता है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ये हो गए एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोटोप हो गए, अब हो गया आइसोबार आ गया। आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, इसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा बट एटॉमिक मास सेम रहेगा। ठीक है, एटॉमिक मास सेम बट नंबर, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट।
नंबर इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 और एटॉमिक मास कितना है 40। और कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का कितना है एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए Z और ये A और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कितना है एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 18, इसका कितना हो गया 20, एटॉमिक मास कितना है इसका 40, इसका कितना है 40। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, प्रोटॉन्स कितने हुए और न्यूट्रॉन्स कितने हुए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें, अगर इसका एटॉमिक नंबर इतना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई, प्रोटॉन्स की कितनी हुई और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हुए 20। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे तभी तो उनका एटॉमिक नंबर ये है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे 40 माइनस 18 कर दीजिए 22 और 20। ठीक है, तो कहते क्या है कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 18 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22। इसमें कितने हैं, तो इनका अगर हम देखिए है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है, लेकिन इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो क्या होगा सेम होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में क्या है डिफरेंट है, आर्गन और कैल्शियम दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, इसमें 18 है इसमें 20 है, बट इनका जो सम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वो क्या होगा दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो वही तो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या हुआ दोनों का, एटॉमिक मास क्या है सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं। अब आइसो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आइसोबार के क्या, अब इसमें क्या है प्रोटॉन्स क्या है डिफरेंट हैं, आइसोबार में प्रोटॉन डिफरेंट हैं दोनों में, तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे प्रोटॉन्स डिफरेंट तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, ये डिफरेंट तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये सब डिफरेंट है बट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी सेम होगी। आइसोबार्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किस में डिपेंड करते हैं, फिर हमेशा एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक मास सेम होते हैं इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिफरेंट होंगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक और चैप्टर 4 का भी लास्ट टॉपिक। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 5 है आपका बायोलॉजी का, ठीक है, जीव विज्ञान से रिलेटेड है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको केमिस्ट्री का जो इससे जुड़ी हुई सीरीज़ है वो 10th क्लास में है, फिर 11th में है, फिर 12th में है, जो जल्दी ही मैं वीडियोस बनाऊंगी इसको रिलेट करके बनाऊंगी। लेकिन अभी आपका चैप्टर 5 में क्या है बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आपको अभी तक का अगर मेरा ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।